गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। हम आज लंग्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य के अंदर जो लंग्स पाए जाते हैं वो लंग्स होते हैं एक जोड़ी, और एक जोड़ी लंग्स से डायाफ्राम के ऊपर प्लूरल गुहा में स्थित होते हैं। मनुष्य के अंदर जो लंग्स होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? इस डायाफ्राम के ऊपर प्लूरल गुहा में मीडियस्टिनल के दोनों ओर, यानी कि मध्य अवकाश के दोनों, एक इधर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अगर अपन लंग्स का रंग देखें तो लंग्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो हल्का गुलाबी होता है। फेफड़ों का जो रंग होगा वो हल्का गुलाबी होगा। और अगर अपन फेफड़ों की उत्पत्ति देखते हैं तो फेफड़ों की जो उत्पत्ति है वो कौन से ड्रम से होती है? फेफड़ों की जो उत्पत्ति है वो होती है एक्टोड्रम से होती है। अगर अपन फेफड़ों का वजन देखें तो फेफड़ों का जो वजन होता है वो कितना ग्राम होता है? वो 450 ग्राम होता है। किसका? फेफड़ों का। तो मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े डायाफ्राम के ऊपर प्लूरल गुहा में मीडियस्टिनल मध्य अवकाश के दोनों ओर स्थित होते हैं। फेफड़ों का रंग होगा गुलाबी, उत्पत्ति होगी एक्टोड्रम से, और इनका जो वजन होता है वो कितना होता है? 450 ग्राम होता है। तो यहां पर अपनी बात की, जो डायाफ्राम के ऊपर कौन सी गुहा पाई जाती है? प्लूरल गुहा पाई जाती है। ये जो प्लूरल गुहा है ये दो कलाओं के द्वारा क्या होती है? घिरी हुई होती है। दो कला कौन कौन सी होंगी? डायाफ्राम के ऊपर प्लूरल गुहा पाई जाती है, और ये जो प्लूरल गुहा होती है ये कितनी कलाओं के द्वारा घिरी हुई होती है? दो कलाओं के द्वारा घिरी हुई होती है। इनमें दो कला कौन कौन सी होगी? एक तो पैराइटल विसरल हो जाएगी, और एक पैराइटल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? विसरल। ये पैराइटल सबसे बाहरी आवरण है। तो दो कला कौन कौन सी होगी? एक तो हो जाएगी पैराइटल जो सबसे बाहरी आवरण है, और दूसरा हो जाएगा विसरल। ये कौन सा आवरण है? ये आंतरिक आवरण है। ठीक है। तो अगर अपन डायग्राम में देख सकते हैं तो ये पैराइटल है, और ये नंबर सेकंड वाले है ये कैसा है? विसरल। ठीक है। तो बाहरी आवरण को अपन पैराइटल बोलेंगे और आंतरिक आवरण को अपन क्या बोलेंगे? विसरल बोलेंगे। इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान है। इसके अंदर फुफ्फुसीय द्रव भरा हुआ होता है। पैराइटल और विसरल, यदि इन दोनों के बीच की बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ होता है? इन दोनों के बीच में भरा होगा फुफ्फुसीय द्रव। लेकिन ध्यान रखना, पैराइटल और विसरल, यानी कि जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होगी वो कैसी होगी? अनुपस्थित होगी। अगर इन दोनों के बीच में दाब की बात करें तो कैसा होता है? इन दोनों के बीच में जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो बाहरी कला को पैराइटल और आंतरिक कला को विसरल कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या भरा होगा? फुफ्फुसीय द्रव भरा होगा, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगी? अनुपस्थित होगी। अगर आपसे प्रेशर पूछ लिया जाए पैराइटल और विसरल, इन दोनों के बीच में अगर अपन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कैसा होगा? ऋणात्मक होता है। जब भी किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो पैराइटल और विसरल इन दोनों के अंदर क्या प्रवेश कर जाती है? ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है। और जैसे ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो ये जो फेफड़े होते हैं, यानी कि जो लंग्स होते हैं,
वो क्या हो जाते हैं, वो पिचक जाते हैं। लंग्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो पिचक जाते हैं। अगर अपन फेफड़े की बात करें कि दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, चलो अपन यहां पर बात करते हैं फेफड़े की। तो फेफड़ों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से, इन दोनों भागों के बारे में अगर अपन देखें तो फेफड़े दो भाग है, एक बायां फेफड़ा और एक होता है दायां फेफड़ा। इस दाएं फेफड़े को तीन भागों में बांटा गया है, ऊपरी पिंड, मध्य पिंड और निचला पिंड। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी पिंड और दूसरा कौन सा होगा, निचला या निचली पिंड। अगर इन दोनों में से अपन बात करें तो मनुष्य का ये जो दायां फेफड़ा होता है, इस बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा कैसा होता है, बड़ा होता है और कैसा होता है, भारी होता है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उसको दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा दो भागों में बांटा गया है। तो बाएं फेफड़े में तीन पिंड होंगे, ऊपरी पिंड और निचला पिंड, जबकि दाएं फेफड़े के अंदर तीन पिंड होंगे, ऊपरी, मध्य और निचला। तो आप इससे समझ लेना जिसके तीन भाग वो कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा और बाहरी होगा। तो अपन कह सकते हैं कि मनुष्य का जो दायां फेफड़ा है वो इस बाएं फेफड़े की तुलना में, यानी कि ये कैसा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा और कैसा होगा, ये भारी होगा। अब जैसे ही श्वास नली, और मैंने बताया था श्वास नली की लंबाई लगभग कितने सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे ये श्वास नली इस फेफड़े के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है, और जैसे श्वास नली फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है तो श्वास नली कितने भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिससे अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक श्वसनियां कहते हैं। ये प्राथमिक श्वसनियां आगे चलकर किसमें विभाजित हो जाती हैं, द्वितीयक श्वसनियों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। उसके बाद में ये द्वितीयक श्वसनियां फेफड़ों में और आगे चलकर किसमें विभाजित हो जाएंगी, तृतीयक श्वसनियों में, और तृतीयक श्वसनियां विभाजित हो जाएंगी अंतःफुफ्फुसीय श्वसनियों में। लगातार ये क्रम निरंतर रूप से क्या रहेगा, जारी। उसके बाद में अंतःफुफ्फुसीय श्वसनियां श्वसनिकायों में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद में श्वसनिकाय किसमें विभाजित हो जाएगा, पिंडकीय श्वसनिकाओं में। पिंडकीय श्वसनिकाएं आगे फिर विभाजित होगा अंतस्थ में, अंतस्थ श्वसनियां फिर विभाजित होंगी श्वसन श्वसनिकाएं। श्वसन श्वसनिकाएं फेफड़ों में आगे चलकर कूपिका नलिकाओं में विभाजित होगी। कूपिका नलिकाएं फिर किसमें विभाजित हो जाएगी, आलिंद में, और आलिंद किसमें विभाजित हो जाएगा, कूपिका कोश में, और कूपिका कोश से लास्ट में किसका निर्माण हो जाएगा, वायु कूपिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये जो वायु कूपिकाएं होती हैं, ये फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो वायु कूपिकाएं होती हैं वो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या कहलाती है, इकाई। इस तरह ये श्वास नली आगे चल के निरंतर रूप से विभाजित होती रहती है। ये इसमें विभाजित होगा, ये इसमें, ये इसमें, इसमें लगातार, और लास्ट में किसका निर्माण हो जाएगा, वायु कूपिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण। और ये जो वायु कूपिकाएं होती हैं ये फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का क्या करती है, निर्माण। देखो ये देखो, ये श्वसनी इकाई का श्वसन श्वसनिकाएं, कूपिका नलिका, आलिंद और कूपिका कोश, ये किसका निर्माण करती हैं, ये श्वसनीय इकाई का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, श्वसन श्वसनिकाएं, कूपिका नलिका,
आलिंद और कूपी का जो कोष होते हैं वो किसका निर्माण करेंगे, श्वसनीय इकाई का क्या करते हैं, निर्माण। अगर अपन बात करें मनुष्य के फेफड़ों की, तो मनुष्य के फेफड़ों में लगभग कितनी करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं, तो मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो 60 करोड़ कूपिकाएं कितना स्थान ग्रहण करती हैं, ये स्थान ग्रहण करती हैं 100 वर्ग मीटर का क्या करती हैं, स्थान ग्रहण करती है। कोशिकाओं की जो सतह होती है वो बिल्कुल पतली होती है और ये गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो कोशिकाओं के माध्यम से होता है। और इसमें कोशिकाओं की जो सतह है वो कोशिकाओं की सतह को अपन श्वसनीय सतह भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। कोशिकाओं की सतह क्या कहलाती है, श्वसनीय सतह कहलाती है। ठीक है, कोशिकाओं की जो सतह होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है श्वसनीय सतह कहलाती है। ठीक है, इस तरह ये जो लंग्स होते हैं, और अगर इस श्वसनीय सतह की अगर अपन बात करें, इनका जो व्यास होगा इसका होगा 0.2 mm होता है। इस तरह ये हमारा लंग्स हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक है श्वसन संबंधित आयतन। और हमारे शरीर के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कोशिकाओं के माध्यम से होता है। यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण होने के पश्चात उस रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इसका जो हम अध्ययन है वो अगले चैप्टर में करेंगे। अगला टॉपिक है श्वसन संबंधी आयतन। तो श्वसन संबंधी आयतन में सबसे जो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं? ज्वारीय आयतन को अपन शॉर्ट में लिखते हैं टीवी टाइडल वॉल्यूम। किसे कहेंगे ज्वारीय आयतन? अंतः श्वसन के समय ग्रहण की गई, अंतः श्वसन के समय ग्रहण की गई वायु की मात्रा या फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। किसे कहेंगे? अंतः श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन के दौरान ग्रहण की गई ऑक्सीजन की मात्रा या फेफड़ों से बाहर निकाली गई या फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतन कहते हैं। ठीक है, किससे कहेंगे? ज्वारीय आयतन अंतः श्वसन के समय ग्रहण की गई ऑक्सीजन या फिर फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु या ऑक्सीजन की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। और इस ज्वारीय आयतन का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है? वो होता है 500 ml। नंबर 2, अंतः श्वसन
आरक्षी आयतन। देखो अंत्य शोषण आरक्षी आयतन किसे कहेंगे, ध्यान देना, अंत्य शोषण के पश्चात, यानी कि जब हमने अंत्य शोषण कर लिया उसके पश्चात, यानी कि अंत्य शोषण के पश्चात जबरन फेफड़ों में ग्रहण की गई वायु की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहेंगे, अंत्य शोषण आरक्षी आयतन कहते हैं। अंत्य शोषण के पश्चात अंत्य शोषण द्वारा फेफड़ों में ग्रहण की गई वायु की मात्रा को क्या कहेंगे, अंत्य शोषण आरक्षी आयतन। वापस से देख लो, हमने अंत्य शोषण की क्रिया कर ली, उसके पश्चात अंत्य शोषण के द्वारा, यानी कि जबरन अंत्य शोषण के पश्चात अंत्य शोषण के द्वारा फिर यानी कि जबरन फेफड़ों में ग्रहण की गई वायु की मात्रा को अंत्य शोषण आरक्षी आयतन कहते हैं। इसका जो मान होता है वो 2500 से लेकर और कितना होता है 3000 ml होता है। नंबर 3, निःशोषण आरक्षी आयतन। अगर देखो ऊपर वाली यदि आपको परिभाषा याद हो गई तो इस परिभाषा को आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो निःशोषण यानी कि निःशोषण के पश्चात, यानी कि आपने फेफड़ों से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया और उसके पश्चात भी जबरदस्त फेफड़ों में बची हुई वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है, निःशोषण आरक्षी आयतन। तो अपन परिभाषा लिख सकते हैं, यानी कि निःशोषण के पश्चात जबरन निःशोषण द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु या ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहेंगे, निःशोषण आयतन। इसका अगर मान की बात करें, इसका मान होता है 1000 से लेकर और कितना होता है 1100 ml होता है। ठीक है, किससे कहेंगे, निःशोषण के पश्चात जबरन निःशोषण के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को निःशोषण आरक्षी आयतन कहते हैं। अगला, अवशिष्ट वायु मात्रा। देखो अवशिष्ट वायु मात्रा किसे कहेंगे, ऊपर वाली परिभाषा हो जाएगी, निःशोषण के पश्चात। किसके शोषण के पश्चात, निःशोषण के पश्चात फेफड़ों में शेष बची वायु की मात्रा को क्या कहेंगे, अवशिष्ट। इसका मान देखें 1000 से लेकर और कितना होता है 1200 ml होता है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, देखो वापस से देख लो। ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं,
अंतःश्वसन के दौरान ग्रहण की गई ऑक्सीजन या बाहर निकाली गई ऑक्सीजन की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। और ज्वारीय आयतन का जो मान होता है वो कितना होता है 500 ml। दूसरा होता है अंतःश्वसन आरक्षी आयतन। देखो अंतःश्वसन के पश्चात आपने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, उसके पश्चात आप जबरन रूप से वायु को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जबरन ग्रहण के लिए वायु की मात्रा को अपन क्या कहेंगे अंतःश्वसन आरक्षी आयतन। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है 2500 से लेकर 3000 ml होता है। दूसरा होता है देखो निःश्वसन आरक्षी आयतन, यानी कि निःश्वसन के पश्चात यानी कि फेफड़ों से वायु को बाहर निकाल दी और उसके पश्चात भी फिर आप जबरन रूप से फेफड़ों से वायु को फिर बाहर निकाल रहे हैं, तो जबरन रूप से बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को अपन क्या कहेंगे निःश्वसन आरक्षी आयतन। इसका मान कितना होगा 1000 से लेकर 1100 ml होगा। उसके बाद में अगला है अवशिष्ट वायु मात्रा, यानी कि निःश्वसन के पश्चात आपने फेफड़ों से वायु को बाहर निकाल दिया और उसके पश्चात फिर आप क्या करते हैं निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष बची वायु की मात्रा को अवशिष्ट वायु मात्रा कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो 1100 से 1200 ml होता है। ठीक है, ये तो आयतन से संबंधित बातें हो गई। अगला देखो इसमें अपन यहां पर लिख लेते हैं। आपने क्या पढ़ा ज्वारीय आयतन, और ज्वारीय आयतन का मान कितना होता है 500 ml। दूसरा आपने पढ़ा अंतःश्वसन आरक्षी आयतन और इसका मान होता है 2500 से लेकर 3000 ml। तीसरा पढ़ा आपने निःश्वसन आरक्षी आयतन, इसका मान होता है 1000 से लेकर 1100 ml। चौथा आपने पढ़ा अवशिष्ट वायु मात्रा, इसका मान होता है 1000 से लेकर 1200 ml। ये मान आपको याद रखने हैं। आगे अपन टॉपिक की बात करते हैं श्वसन संबंधी क्षमता। श्वसन संबंधी क्षमताएं। देखो श्वसन संबंधी क्षमताओं में जो अपना पहला आता है, तो पहला कौन सा आएगा अपन ले सकते हैं अंतःश्वसन क्षमता। अंतःश्वसन क्षमता, देखो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसको। अंतःश्वसन किसे कहेंगे ज्वारीय आयतन प्लस अंतःश्वसन आरक्षी आयतन, इन दोनों का जो योग है क्या कहलाएगा अंतःश्वसन क्षमता। क्या कहलाएगा अंतःश्वसन क्षमता। किसे कहेंगे अंतःश्वसन क्षमता। अंतःश्वसन क्षमता किसे कहेंगे ज्वारीय आयतन और अंतःश्वसन आरक्षी आयतन, इन दोनों का जो योग है वो कहलाएगा अंतःश्वसन क्षमता। मान कितना देखो मान निकालेंगे इसका। ज्वारीय आयतन का कितना होता है 500 ml होता है। अंतःश्वसन आरक्षी का चलो ये ले लो आप 3000 ले लो, कितना हो गया 3500 ml हो गया। इसी तरह दूसरा है निःश्वसन क्षमता, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किसे कहेंगे ज्वारीय आयतन प्लस कौन सा हो जाएगा निःश्वसन
आरक्षी आयतन। तो ज्वारीय आयतन और निःशोषण आरक्षी आयतन, इन दोनों का जो योग है, दोनों का योग क्या कहलाएगा? निःशोषण क्षमता। मान देखो ज्वारीय आयतन का कितना होता है, ठीक है, इसका कितना होता है? 1100 है, तो 1100 ले लो। कितना हो गया? 1600 ml, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनके मान। उसके बाद में अपना जो अगला आता है, वो अगला है कुल फूपसीय सामर्थ्य। कुल फूपसीय सामर्थ्य। देखो कुल फूपसीय सामर्थ्य क्या है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं, या चलो अवशिष्ट वायु मात्रा, चलो इसको अपन इसके बाद में पढ़ लेंगे। इससे पहले एक अपन और पढ़ लेते हैं, और वो जो तीसरा हमारा होगा वो होगा कार्यात्मक अवशिष्ट वायु मात्रा। कार्यात्मक अवशिष्ट वायु मात्रा। अब देखो कार्यात्मक अवशिष्ट वायु मात्रा किसे कहेंगे? कि सामान्य निःशोषण के पश्चात फेफड़ों में शेष बची वायु की मात्रा को, शेष बची वायु की मात्रा को क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? यानी कि सामान्य निःशोषण के पश्चात, सामान्य निःशोषण के पश्चात फेफड़ों में शेष बची वायु की मात्रा को अपन कहते हैं कार्यात्मक अवशिष्ट। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? इसका मान होता है 2300 ml। इसी तरह अपन जिससे अगले की बात करें, तो अगला जैव सामर्थ्य भी है। जैव सामर्थ्य यानी कि जैसे जैव सामर्थ्य में ज्वारीय आयतन, अंतःशोषण आरक्षीय आयतन और निःशोषण आरक्षीय आयतन 500, 3000 और ये कितने? 1100, 35, 45 और कितना हो गया? 4600 ml इसका मान है। जैव सामर्थ्य किसे कहेंगे? यानी कि ज्वारीय आयतन, अंतःशोषण आरक्षीय आयतन और निःशोषण आरक्षीय आयतन, इन तीनों का जो योग है वो तीनों का योग कहलाता है जैव सामर्थ्य कहलाता है। और इस जैव सामर्थ्य का जो मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 4600 ml होता है। देखो ज्वारीय आयतन का 500, इसका कितना? अंतःशोषण का 3500 और इसका कितना है? 1100। इस तरह इसका मान अपन निकाल सकते हैं, और इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4600 ml हो जाएगा। और उसके बाद में फेफड़ों की जो जैविक क्षमता है वो किससे मापेंगे? स्पायरोमीटर से। अगर अपन को कुल फूपसीय सामर्थ्य निकालना है, कुल फूपसीय सामर्थ्य, तो अपन क्या करेंगे? अवशिष्ट वायु मात्रा, ये अवशिष्ट वायु मात्रा प्लस जैव सामर्थ्य, ये कितना है? 4600 और ये कितना है? 1200। तो कितना हो गया? 5800 ml। यानी कि अवशिष्ट वायु मात्रा और जैव सामर्थ्य, इनके योग को क्या कहेंगे? कुल फूपसीय सामर्थ्य। और फेफड़ों की जो जैविक क्षमता होती है, जैविक क्षमता होती है, उसको किससे मापते हैं? स्पायरोमीटर नामक यंत्र से क्या करते हैं? मापते हैं।